Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve specimen paper ICSE class 10 for the year 2026 given by the concept for this year paper format. स्पेसिमेन पेपर दिया ही इसलिए जाता है ताकि आपको पेपर का फॉर्मेट पता चल जाए. इट इज नॉट कि क्वेश्चन सेम आ जाएंगे. हाँ, आपको अच्छी प्रैक्टिस दे सकते हैं, आपकी रिवीजन करवा सकते हैं. तो हम फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट एमसीक्यू इज x minus 2 and x plus 2 are the factors of आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है. क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x क्यूब पर डिग्री है. द थर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, तो अगर x माइनस 2 और x प्लस 2 दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं तो हम इसको इस तरह से भी करके कर सकते हैं कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, तो इसको ये तो एक तो होगा कि हम उन दोनों को अलग अलग फिल करके करेंगे. दूसरा मेथड हो गया क्योंकि एमसीक्यू हम जो मर्जी ले सकते हैं, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b के अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे. तो यहाँ से अगर आपने डिवाइड किया तो दिस इज x, तो x क्यूब आ जाएगा माइनस 4. अब इसके साथ करेंगे तो माइनस 4x आ गया. तो साइन चेंज किया आपने, दिस गेट कैंसर, यू विल गेट x स्क्वायर, ये भी कैंसर हो जाएगा एंड माइनस 4. हम दोबारा से करेंगे तो प्लस 1 के साथ आपके पास फिर से x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, गेट कैंसर. यानी आपका फैक्टर कौन आ गया? x प्लस 1. तो इन दिस केस x प्लस 1 आपका कहां पर आ रहा है? दिस इज ऑप्शन नंबर सी विच इज करेक्ट इन दिस फर्स्ट पार्ट. नाउ इन सेकेंड पार्ट, in the figure given below, AC is the diameter of the circle. As you can see, this is the diameter of the circle. AP की वैल्यू 3 है और PB की वैल्यू 4 है, तो ये टोटल पूरा 7 हो गया. और ये भी गिवन है कि QP जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है. QP ये लाइन आपके पास परपेंडिकुलर का सिंबल दिया हुआ है AP के ऊपर. इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल APQ इज 18 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो आपको इजीली दिख रहा है कि हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. तो एमसीक्यू के लिए हम सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि एरिया ऑफ किस किस का पूछा हमें? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. शेडेड पोर्शन मतलब आपका नीचे का हो गया, जैसे आप इसको ट्रेपेजियम बोल सकते हो. तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ABC में से ऊपर वाला हम कट कर देंगे. ऊपर वाला मतलब APQ. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ हमें कट करना है. अब कट करने के लिए पहले हमें इसका रेशियो चाहिए होगा, तभी हम कर पाएंगे. तो हम डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल A, ऊपर हमने ABC है जो भी हम ले सकते हैं. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम APQ के ऊपर ले लेते हैं. APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पूरा बड़ा वाला है ABC. आपको पता है जो प्रोपोर्शनल साइड आएंगी उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो प्रोपोर्शनल साइड में हमारे पास एक तरफ आ रहा है 3, और अगर हम पूरे को प्लस करेंगे 3 प्लस 4 इट इज 7. तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर मीन्स 9/49 आ गया इस केस में. तो अगर अब इसको एरिया के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपके पास एरिया भी निकल ही रहा है. और एरिया में हम इसी चीज को, एरिया ऑलरेडी किसके इक्वल है? ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया तो हमारे को एक में गिवन है, ट्रायंगल ऑफ APQ. APQ मींस ऊपर वाला, तो इसका एरिया इज गिवन एज 18. तो 18 अपॉन नीचे वाले के एरिया को हम एज्यूम कर लेते हैं, तो इसके इक्वल आ जाएगा. तो A इज इक्वल टू, यहां से कितना निकला? 18 इंटू 49 अपॉन 9. इट मीन्स 9 टू 18, 49 इंटू 9 मीन्स 98. लेकिन हमें बताना क्या है? हमें तो ये करना था ना. यहां से भी हमने किसका एरिया निकाला है? ABC का निकाला है. छोटे ट्रायंगल का ये था, बड़े ट्रायंगल का हमने ये निकाल लिया, बट हमें पूछना यहाँ है, यहाँ पे फिल करना है. तो अब ABC का भी हमने कितना निकाला? 98, और माइनस APQ का हमें क्वेश्चन में 18 गिवन है. इट मीन्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द exact area. 80 is option number C, which is correct in this part also. In third part, Radha deposited rupees 400 per month in a recurring deposit account for 18 months. The qualifying sum of the money for calculation. तो qualifying sum का फॉर्मूला है हमारे पास N प्लस 1. इसमें R वगैरह नहीं लेते आप, डिवाइडेड बाय 2. तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन एज 400, N इज गिवन एज 18 मंथ, N प्लस 1 इज 19 एंड डिवाइडेड बाय 2. तो कितना हो गया? 9, 9 4 जा 3600 इंटू 19. इट मीन्स 68400, 68,400. ऑप्शन नंबर सी इज अगेन करेक्ट इन दिस पार्ट. नाउ इन फोर्थ फिगर आपके पास गिवन है सर्कल विद सेंटर O. सेंटर है 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है. रेडियस and PA and PB radius is 3 centimeter. तो PA and PB are the tangents to the circle. जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो कि ऐसे बना के इन्होंने ऐसे किया हुआ है. This is the tangent. ये आ गई और इधर से ये वाली भी आ रही है टेंजेंट. तो एक ही पॉइंट पे टच करवाना है.
which are at right angle to each other. The length of OP is, अब OP क्या है, O सेंटर है और OP ये लेंथ आ रही है। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी ये जो फिगर बन रही है आपके पास यहाँ पर जो एग्जैक्टली फिगर बनेगी, दिस फिगर इज स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड सेम है। तो स्क्वायर की डायगोनल निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा मेथड ही होता है, आपको पता दोनों 3 3 है, तो इट मींस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ गई आपके पास इसका लेंथ आ जाएगी डायगोनल की, डायगोनल है OP इज इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर मींस 9 प्लस 9 अंडर द रूट, या फिर आप लिख लो 18, 9 टू द 18 होता है, 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर, तो 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इट मींस ऑप्शन नंबर C is again correct. Now next is assertion reason question. If assertion is sec theta plus tan theta is equal to A है, sec theta minus tan theta is equal to B है, then AB is equal to 1. तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। रीजन दिया है कि बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. This is option number again C, which is correct in this part. In sixth part, a solid sphere is cut into 2 identical hemispheres. तो एक ही sphere है जिसको 2 identical hemispheres में कट किया गया है, तो it means the total volume of 2 hemispheres is equal to the volume of the original sphere. हाँ, अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो वॉल्यूम ट्रू है कि हो जाएगा, इक्वल होगा। रीजन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। नहीं, सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये जो सरफेसेस हैं, जो सर्कुलर सरफेसेस है, वो एक्स्ट्रा ऐड हुई है। मतलब एक आपको पता है हम इसको 2πr लेते हैं, 4πr स्क्वायर होता है, लेकिन उसमें ये वाला πr² एक गोल सरफेस ऐड हो जाती है, तो इट मींस रीजन फॉल्स है। तो A इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, इट मींस ऑप्शन नंबर A is correct in this case. In seventh part, given that the sum of the squares of first 7 natural numbers is 140. तो 1 से लेकर 7 natural numbers तक हमने लेना है, लेकिन उन्होंने दे ही दिया कि उसका सम जो है वो 140 है, ऑलरेडी सम 140 है, तो हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम यानी कि सिग्मा ऑफ जितने नंबर्स हैं, जो भी आपके पास सिग्मा x आया है, और डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं, जैसे कि 7 नंबर है, तो सिग्मा x का आंसर ऑलरेडी 140 दिया हुआ है 7, तो आपके पास मीन डायरेक्टली आ जाएगा। 20 में पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज आप चाहो तो पूरा चेक भी कर सकते हो कि 1 + 4 + 9 + 16 ऐसे करके, तब भी आंसर सेम ही आएगा। Now next is the bag contain 3 red and 2 blue marbles. Red कितनी है, 3 है, blue कितने हैं, 2 marbles हैं। Marble is drawn at random. The probability of drawing a black marble, black तो है ही नहीं उसके अंदर, तो black की probability getting a black marble is 0, है ही नहीं, क्योंकि वो उसमें possible ही नहीं है, जिससे impossible event हो जाएगा। तो 9th आ गया, मैट्रिक्स A जो आपको दी हुई है उसका ऑर्डर है 1:2, मतलब -1 and 2 आर द एलिमेंट, तो एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1:2 आ जाएगा। बी मैट्रिक्स जो है दिस इज इक्वल टू 3 and 4, यानी इसका ऑर्डर 2 रोज है और 1 कॉलम आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, देन मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ए बी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता ही है ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि कंपैटिबल है, लेकिन ऑर्डर क्या आएगा, 1/1 ऑर्डर का आना है। तो अब करो मल्टीप्लाई, 1 को 3 से किया -3, 2 को 4 से किया 4 2 8, 8 - 3 कितना आ जाएगा 5। इट मीन्स अवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, 5 आपका ऑप्शन है सी में। नाउ 10th पार्ट, mixture of paint is prepared by mixing 2 parts of red pigments with 5 parts of the base. Using the given information in the following table, find the value of A, B, C. तो जहां जहां पर डैश है वो आपने फिल करना है, तो 2/5 है इज इक्वल टू 4/A हो जाएगा। नॉर्मल आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, कितना हो गया 5 × 4/2 कैंसल, इट मीन्स 10, तो A का आंसर आ गया आपके पास 10। अब पर 10 वाले तो और भी ऑप्शन है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। फिर अब चाहे पहले वाले को ही ले लेते हैं, 2 5 एंड देन B एंड 12.5, ये हमने निकालना है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B इज इक्वल टू 2 × 12.5 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया 50, कैंसिल करेंगे भी तो कितना आया 25, और 25 5 होता है, यानी कि B 5 आ गया। फिर C जो है वो है हमारे पास 2 5, जिसमें दोनों गिवन में वो ले रही हूँ ताकि कोई एरर अगर हो तो दूसरे में कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। तो C इज इक्वल टू 6 5 30/2 मीन्स 15, तो A का आंसर 10, B का 5 और C का 15।
तो किस में आ रहा है ये 10, 5 और 15. दिस इज ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट इन दिस केस. Next is an article which is marked at rupees 1200 is available at a discount of 20% and the rate of GST is 80%. The amount of SGST is, तो पहले हमें SP निकालना पड़ेगा. Here SP is selling price is 1200 है, जिसमें से डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%. तो 20% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 1200 इट मीन्स कितना हुआ 240. तो इसमें से 240 माइनस कर देंगे तो प्राइस आपके पास कितना आया 960. अब रेट ऑफ जीएसटी 18 है लेकिन हमें तो सिर्फ SGST निकालनी है जो कि 18 का हाफ हो जाएगा यानी कि 9% ऑफ 960 हमारा SGST हो जाएगा. तो 9/100 इंटू 960 कितना आ गया आपके पास, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज 86.40 rupees. 86.40 is option number D in this case, which is correct. Next is the sum of money required to buy 50. Buy 50 मतलब number of share given है इस केस में 50. आप लिख लो क्या क्या गिवन है. n इज इक्वल टू 50 नंबर ऑफ शेयर है. ₹40 शेयर्स, ₹40 मतलब उसकी फेस वैल्यू ₹40 आ गई. एंड एट इतना मतलब ये इसकी मार्केट वैल्यू है 38.50. ना तो सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड कितना चाहिए होगा. सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड में हम सिर्फ n को मार्केट वैल्यू भी तो ले रहे हैं ना, खरीद रहे हैं. तो n कितना है 50 इंटू मार्केट वैल्यू है 38.50. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी 1925. तो आपको इतना अमाउंट चाहिए उनको परचेज करने के लिए. दिस इज अवर ऑप्शन नंबर सी. The roots of quadratic equation x square minus 1 equal to z. पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. a square minus b square, a minus b, a plus b is equal to 0. तो x is equal to plus minus 1 दोनों आ जाएगा जो हमारे में है ऑप्शन नंबर डी. पूरे पेपर में या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है या डी करेक्ट हो रहा है बार बार. अब देखते हैं शायद कुछ चेंज हो जाए आगे वाले में. Which of the following equations represents a line equally inclined to the axis? तो अब equally inclined का मतलब होता है जो दोनों तरफ इक्वल एंगल बनाती है. विच मेक इक्वल एंगल्स विद बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो हमें चेक तो सबके लिए करना चाहिए बट हम अभी इतना टाइम निकाल नहीं सकते. तो आप इसमें से ध्यान से देखोगे तो आप थोड़ा थोड़ा देखो कि वहां पर 2x माइनस 3y प्लस 7 है. तो उस केस में अगर मैं सॉल्व भी करूंगी, अगर मान लो हम एक कर भी लेते हैं, इसमें से हमें स्लोप निकालनी है. 3y हो गया एक तरफ और 2x प्लस 7 आपका दूसरी साइड में चला गया. यानी यहां से अगर मैं स्लोप निकालूंगी, इसको कंपेयर करूंगी तो ये 3 नीचे आएगा यानी कि 2/3 स्लोप आ रही है. 2/3 इक्वल हो नहीं सकती. सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन में इज इक्वल टू 7 है यानी कि y इज इक्वल टू, अगर मैं उधर लेके गई हूं तो x माइनस 7 आ जाएगा. यहां पर आपको स्लोप दिख रही है m इज इक्वल टू 1 और m1 मतलब होता है tan थीटा जो कि 45 दोनों ही एक्सिस से सेम एंगल बनता है. यानी कि हमको स्लोप 1 ही फाइंड करनी थी जो कि हमारी बी ऑप्शन में आ रही है. अगली तो वैसे भी x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7 है, वो तो लाइंस पैरेलल लाइंस में आ जाएगा सिर्फ. नाउ 15 पार्ट आपके पास इनइक्वालिटी दी हुई है. x प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x/3 प्लस 3. तो x माइनस x/3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया. दोनों को सॉल्व करेंगे 3s माइनस x मतलब कि 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया. इट मीन्स अगर मैं x को सॉल्व करने जा रही हूँ तो उधर जाएगा तो 3/2 हो गया. यहाँ यू कहें कि 3/2 का मतलब 1.5 हो गया. अब गिवन ऑप्शंस में हमें पूछा क्या गया है, द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज, अगर x इज ए प्राइम नंबर तो अब 1.5 तो नहीं ले सकते. हमारे पास प्राइम नंबर में कौन सा आता है यहाँ पर, इनमें से कोई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ही कौन सा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. तो 1.5 तो से छोटा ही हो गया यानी कोई भी सोल्यूशन इसमें मैच नहीं कर रहा. तो दिस इज ए नल सेट. मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. 5 जिसको नल सेट बोलते हैं वो हो जाएगा. विद दिस MCQs आर ओवर. Now coming to question number 2, while factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor of this. तो पहले हमें देखना है is the student solution correct है या नहीं है. तो हमारे पास fx given है जिसकी वैल्यू है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 3.
तो अब स्टूडेंट ने अगर कहा है कि 2x प्लस 1 है, इट मीन्स हमारे को वैल्यू इस पे चेक करनी है -1/2। आपको पता ही है इसमें 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, जिससे x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो उस पर चेक करना है हमने इसको। तो 2 -1/2 क्यूब प्लस 7 -1/2 स्क्वायर प्लस 2 -1/2 -3। तो 2 आया, साथ में कितना आ गया 1/8 जो कि माइनस का आया, प्लस फिर 7 आया और बाय 4 आ गया, 2 कैंसिल हो गया -1 -3। इसको कैंसिल कर भी देंगे तब ये कितना बन रहा है -1/4 प्लस 7/4 और -4 जो कि नॉट इक्वल टू 0। आप चाहे बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हो, तो नहीं है उसका आंसर। गिव ए वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है अगर ये इसका फैक्टर होता तो अगर fx जो है, जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, वो फैक्टर भरने के बाद जो भी हमने भरा है, अगर इस पे इसको 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज नॉट अ फैक्टर। ये हमें इतना सा देना पड़ेगा। ऑल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इस पे नहीं आ रहा तो किस पे और जा रहा है, तो हमें एक हिट एंड ट्रायल तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 पे अगर हम लेंगे तो आप देख रहे हो प्लस वाला नंबर ज्यादा है, तो हमें प्लस वाला नंबर लेने का फायदा नहीं है, यानी हम x प्लस 1 ले रहे हैं फैक्टर को, जिसकी वजह से -1 मुझे इसके अंदर लेके चेक करना है। तो 2 आया, -1 क्यूब प्लस 7 देन -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 एंड -3। इट मीन्स -2 देन प्लस 7 -2 एंड -3। तो आप देखोगे माइनस वाले भी 7 हो गए और ये 0 हो गया। इट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब ये एक फैक्टर है और बाकी दोनों के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x -3। और अभी हमने देखा कि x प्लस 1 इसका फैक्टर बन रहा है, तो अब इससे चेक करेंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर, it will become 2x cube or next will become 2x square, then minus, first term will get cancelled, 7 minus 2 will be 5x square plus 2x minus 3, again we divide this first term with this, then we will get 5x, then it will become 5x square plus 5x minus it get cancelled, here minus 3x, तो डिवाइड करेंगे तो -3 आया, -3x एंड देन -3 हो जाएगा, इट विल गेट कैंसल्ड। अब इस क्वाड्रेटिक के भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है, चाहे मिडिल टर्म से कर लो। 3 2 6 है तो 2x स्क्वायर रहा। अब इसे कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो, माइनस का 6 चाहिए हमें, प्लस का 6x और माइनस का x अगर लेंगे तो बन जाएगा। तो 2x हो गया, x प्लस 3 -1 x प्लस 3, सो 2x minus 1 is one factor, another is x plus 3 और एक हम पहले ही निकाल चुके हैं x plus 1। So these are the three factors of this given polynomial। मतलब factor is complete क्योंकि cubic polynomial है तो 3 factors आएंगे और ये तीनों यही हैं। In second part, P is a point on the x-axis which divides the line joining A and B। तो x-axis के ऊपर कोई पॉइंट P है जो A और B को ज्वाइन कर रहा है। गिवन A पॉइंट इज -6, 2 एंड B पॉइंट इज 9, -4। अब इसके ऊपर ही पॉइंट है, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा तो होगा, चाहे वो उसको A ले लेते हैं, लेकिन उसका y पॉइंट 0 होगा। Now the ratio in which P divides the line segment AB, जब हमने रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको K और इसको 1 ले लेते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से जब हम K लेते हैं तो हमें उधर का नंबर लेना है, लेकिन ये इसमें A के इक्वल है। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मैं 0 वाला पॉइंट यानी Y पॉइंट लूंगी, तो Y को K वाले इस पॉइंट से करेंगे तो यू विल गेट -4K, और इधर से करोगे +2 अपॉन K + 1 एंड इट इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर कितना हो गया -4K +2, क्योंकि ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी 4K इज इक्वल टू 2, तो K इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1:2। तो ये आ गया आपका 1:2, ये रेशियो आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, अब मुझे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी मुझे अब A भी चाहिए, तो अब मैं X पॉइंट्स लूंगी, तो K के साथ X का लेंगे, तो मतलब हम इसको X1 Y1 X2 Y2 लेते हैं, उस हिसाब से बता रही हूँ। तो 9K हो गया यहाँ से, और इधर से x का पॉइंट हो गया -6, 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया K + 1 इक्वल टू है कितना है, A है। अब मुझे K की वैल्यू पता है कि कितनी कितनी है, तो यहाँ पर अब डायरेक्टली कर सकते थे, 1 को 9 से किया ये आ गया, फिर 2 को इससे किया 6 2 12 हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास K + 1 यानी कि 2 + 1 यानी 3 हो गया, इज इक्वल टू A। इट मीन्स
-3/3 तो -1, लेकिन उसने तो पॉइंट पूछा है ना कि कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो P पॉइंट के लिए हमारे पास आंसर क्या बना, A का -1 और 0, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 0। अब थर्ड में पूछा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू AB, तो पैरेलल टू AB मतलब इसके होने चाहिए, तो उसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x1, तो कितना हो गया -6/15। इट मीन्स स्लोप आपके पास आ रही है -3 -2/5, ये मेरे पास स्लोप आ गई, -2/5 स्लोप है। अब हमें लेना है पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है, -3 एंड -2, ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है। y माइनस y1 क्या है, ये आपके पास जो आया है ये -2, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब कितना हो गया y प्लस 2, ये 5 इस तरफ ले जाते हैं, इसको खोल लेते हैं, -2x हो गया, और ये प्लस हुआ था फिर दोबारा से माइनस हो जाएगा क्योंकि +3 है, खोलेंगे तो -6 हो जाएगा, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको। 5y प्लस 10 इज इक्वल टू -2x माइनस 6, यानी हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, इससे 5y है, 2x को इसी साइड में ले आते हैं, प्लस का 2x हो गया, इज इक्वल टू -6 इधर है और 10 उधर जाएगा तो -16, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन फॉर्म हो रही है जिसकी स्लोप ये है और पॉइंट्स ये वाले हैं जिससे ये होकर गुजर रही है लाइन। Now coming to third part, again from the chapter circle, AC is the diameter of the circle with center आपको दिख रहा है ये O है, CD is parallel, ये पैरेलल का साइन दिया हुआ है B के, AOB 80 है गिवन आपके पास और ACE 20 है, ACE यहाँ पर एंगल 20 है। कैलकुलेट हमें कौन कौन सा करना है, BEC निकालना है, BEC मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना है इसके अंदर, BCD जो निकालने पहले मार्क कर रही हूँ, BCD यानी आपके पास ये एंगल भी अपने कैलकुलेट करना है, और CED, CE एंड D, CE एंड D, अच्छा ऊपर चला जाएगा, ये आ गया CED, ये 3 एंगल्स हमने निकालने हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले अगर आप लेते हो तो आपके पास AOB यानी कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 80 है, तो आपको पता है जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है, तो हम इसको अगर इसी को हम कहीं और भी लेंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा, मतलब सर्कल की पेरिफेरी पे, तो BCA आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, एंगल BOA जो है दिस इज 80, देन एंगल BCA इज 80 का हाफ। यहाँ पर आपको रीजन जरूर देना है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो हम यहाँ पर जरूर रीजन देना, ये रीजन दिए बिना आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो इट मीन्स यहाँ से BCA आ गया। अब BCA आ गया तो BOC कितना है ये चेक करिए आप यहाँ पर, अब BO और C ऊपर वाला, यहाँ से देखोगे तो ये लीनियर पेयर है क्योंकि ये डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो BOC, अब BOC कितना है 180 माइनस 80, इट मीन्स 100, क्यों है हमने दे देना यहाँ पर कि ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इससे 100 डिग्री BOC हो गया। अगर BOC 80 है तो यहाँ से BEC कितना हो जाएगा, ये है BOC और यहीं से ये देखोगे तो BEC, वही सेम आर्क सेंटर पे बना रही है, तो वही कॉर्नर पे बना रही है BEC, तो वो हमारा 100 आया, तो सेंटर पे डबल होता है तो बाहर कितना हो जाएगा 50, सेम वही हम थ्योरम दोबारा यहाँ पर देंगे जो अभी हमने पहले दी है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 50 आ गया यहाँ से। अब A पार्ट में हमें यही BEC पूछा था, यानी A पार्ट हमारा हो गया। नाउ कमिंग टू B पार्ट, B पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है BCD। अब अगर हम देखेंगे तो एंगल BEC जितना भी हमने निकाला है जो 50 है, तो DCE भी 50 ही बन रहा है। Now here this BEC is 50 and this DCE is also 50, आप देख रहे हो ये यहाँ पर ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है, दिस इज Z, तो ये कौन सा होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने की वजह से वो दोनों 50-50 हो गए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। अगर ये दोनों आ गए तो अब हमारे पास क्या है BCD। अब BCD पूरा किस किस से बना, हमने बनाना टोटल BCD, अब किस किस से मिलकर बना, उनके एंगल्स के नाम लिखने हैं हमने, वन इज BCA एंड अनदर इज ACE एंड लास्ट इज ECD। अब तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो अब BCA कितना आ गया आपके पास 40,
ACE आया है 20 और लास्ट अभी हमें निकाला ये 50, इट मीन्स 110 का ये कंप्लीट एंगल हो गया जो BCD से मांगा। BCD मतलब ये पूरा जो मैंने स्टार्टिंग में मार्क किया था, दिस इज 110, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट विच इज द कैलकुलेशन ऑफ CED। तो CED हमें ये पतला वाला एंगल निकालना है। आप यू देख सकते हो, यू कैन सी इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये और ये अपोजिट एंगल है जिसमें से अभी हम BCD ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं। तो एंगल BCD प्लस एंगल BED, पूरा का पूरा BED क्या है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रीजंस आपको देने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ जिसके नंबर कट जाते हैं। 180 हो गया। अब इसमें से BCD की वैल्यू अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट करी है, विच इज 110। 110 ये ऑलरेडी है। BED को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, BEC प्लस ये वाला जो हमने निकालना है, तो BED को स्प्लिट किया तो 50 आ गया, प्लस जो हमने निकालना है दिस इज CED इज इक्वल टू 180। बस अब सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो CED इज इक्वल टू ये 160 हो जाएगा, तो 180 माइनस 160 इट मीन्स 20 डिग्री इज द आंसर फॉर CED। तो BEC हमारे पास आया है 50 डिग्री, BCD आया है 110, लास्ट में लिखने जरूर रहते हैं आंसर्स, और CED इज 20 डिग्री। दीज आर द 3 आंसर्स ऑफ दिस पार्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। These are the terms of progression। हमें मेंशन नहीं किया कि ये AP है या GP है, हमें चेक करना है। -11, -7, -3, 49 एंड 53। तो क्या बन रहा है, आप D चेक करके देखें। -7 माइनस -11 इट मीन्स -7 प्लस 11 यानी 4 आ रहा है। एक और टर्म ये हमने A2 माइनस A1 किया, नाउ A3 माइनस A2, -3 माइनस -7 इट मीन्स -3 प्लस 7 अगेन 4, यानी कि D दोनों केसेस में सेम आ रहा है। सो दिस इज एन AP। हमने पहले कॉमन डिफरेंस से ही चेक करना होता है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल, लास्ट टर्म 53 आ रही है, तो AN इज इक्वल टू 53 है, तो हमें N बताना है कितनी है, तो A प्लस N माइनस 1 D। तो 53 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज -11 प्लस N माइनस 1 तो हमने बताना है, और D अभी हमने कैलकुलेट किया, तो इट विल बिकम -11 प्लस 4N माइनस 4 इट मीन्स 4N माइनस 15। तो इस तरफ आ जाएगा 53 प्लस 15 इज इक्वल टू 4N, 8 and 68, 4N is equal to 68, it means N is equal to 1 and 4 7 are 28, so N is equal to 17। how many terms there in all, यानी कि हमारे पास आ गया 17 terms। now calculate the value of the middle most term। middle most term कौन सी हो गई, जो इनके बिल्कुल बीच में बन रही है। तो बिल्कुल बीच में कौन सी बनेगी, जो इनका हाफ होगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिडिल टर्म हम निकालेंगे कैसे। 17 टर्म्स है ना, तो मिडिल टर्म ऑफ 17 टर्म्स कैसे निकलती है, आपने स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है। 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 18 बाय 2, यानी कि हमें 9th टर्म निकालनी है, और 9th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास वही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8D। A कितना है, -11 प्लस 8, और D कितना है 4, -11 प्लस 32, 1 एंड 2, तो 21 हमारी मिडिल मोस्ट टर्म आ जाएगी। तो 3 आंसर आए हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, दिस इज AP। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल, दिस इज 17 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म, दिस इज 21। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम है, अ टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल विद बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, जिसके अंदर लिक्विड है। व्हेन प्लेस्ड वर्टिकली, जब हमने इसको रखा है, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज द मीन ऑफ 2 हाइट शोन इन द फिगर। इधर और इधर का मीन आ जाएगा। 2 हाइट कितनी है, ये 6 है और एक 1 आई है, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, 6 प्लस 1 दो टोटल हाइट आ रही है, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7 बाय 2, यानी कितनी आ गई हाइट 3.5, और सेंटीमीटर में ये सारी कैलकुलेशंस, तो इतना आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब हम सीधा रखेंगे तो ये लेवल इन दोनों का मीन बन जाएगा। अभी तो टिल्टेड है तो वो उसके बीच का हाफ आ रहा है, जब हम सीधा रखेंगे तो कितना हो जाएगा,
अब हमारे को वेट एरिया कैलकुलेट करना है। वेट एरिया इज इक्वल टू टोटल, एक तो हमारा जो नीचे का बॉटम होगा यानी कि पाई आर स्क्वायर, और दूसरा सिलेंडर का वो सरफेस एरिया जहां पर ये वाली हाइट आ रही है, यानी वो कितना हो गया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, और जिसमें एच हमने ये वाला कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पाई आर को कॉमन ले सकते हो, अंदर आर प्लस यहाँ से पाई आर चला गया बाहर तो 2h हो जाएगा। पाई आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में ही गिवन है, 22/7, और आपका 3.5 आर है क्वेश्चन में गिवन है, आपको 7 है ना तो 3.5 है, तो आप उसको 7/2 लिख लो, ज्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। r इज अगेन 7/2 प्लस 2, और हाइट हमारे पास अभी कितनी आई है 3.5, 3.5 का मतलब भी 7/2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर आपको एलसीएम लेना है तो उससे भी ज्यादा इजी है, 7 2 14 और ये 21, तो 21/2 आ जाएगा। 7 7 कैंसिल हो गया, 2 11 आ गया, तो 11 इंटू 21/2 यानी कि कितना हो गया यहाँ से 231/2। अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो 115.5, डेसिमल में ही आपको पता है हमें डेसिमल में ही छोड़ना होता है, फ्रैक्शन में छोड़ने का तो आपको वहीं से एक नंबर और कैंसिल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू लोसाई क्वेश्चन। चैप्टर लोकस की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, जिससे मैंने आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं ये सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं। कंस्ट्रक्ट सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, आपने सर्कल लिया जिसका रेडियस 4.5 है। मैं अगर छोटा स्केल लेके बनाऊंगी तो आपको उतना विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको उसके पॉइंट्स बता रही हूँ कि स्टेप्स बता रही हूँ कि क्या क्या आएंगे। रेडियस 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर, तो आप स्केल को रख के चेक करेंगे जहां पर 6.5 आ रहा है वहीं पर आपने कॉर्ड लेनी है। कॉर्ड का नाम इन्होंने दे दिया ए बी, तो ए बी हमने 6.5 लेने हैं, यानी मान लेते हैं हमारा यहाँ पर जाकर ये 6.5 बन रहा है, विच इज अवर कॉर्ड ए बी। इनके अकॉर्डिंगली यहाँ आ जाएगा ये। नाउ एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल सी ए बी, तो सी ए बी मतलब सी पॉइंट ऊपर जाएगा, तो सी ए बी पे हमने 75 का एंगल बनाना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 90 लेना पड़ेगा। 90 के लिए आपको पता ही है ये और बीच बीच का लेते हैं तो ये 90 हो जाता है 90, और इधर से ये जो जाएगा ये 60 होता है, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो होता है वो 75 होता है। तो हमें इन दोनों के बीच में इस लाइन को लेके जाना है, और जहां ये जाएगी टच करेगी वहां से आगे जाते हुए हम इसको सी बना देंगे। तो दिस एंगल इज सी ए बी विच इज नाउ 65, यानी कि हमने 90 और 60 का हाफ कर दिया। दिस एंगल इज नाउ 75 डिग्री। Now coming to further parts of this question, construct the locus of all points equidistant from A and B. As you can see easily, construction और locus का क्वेश्चन इकट्ठा ही मिला के आता है, तभी आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड भी इजीली कर पाओगे। locus of all points equidistant from A and B, जब भी हम दो पॉइंट से लेते हैं तो हमारे इक्विडिस्टेंट जो लाइन पॉइंट आते हैं वो उसकी लाइन बाइसेक्टर पे ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो लाइन बाइसेक्टर, तो हमें ए बी की लाइन बाइसेक्टर लेनी है, यानी कि बी पे लेकर ऊपर आंख नीचे आंख, ए पे लेकर ऊपर आंख नीचे आंख, जो लाइन यहां से जाएगी इसको हम ऐसे मीट कर देंगे। तो इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट जो है वो ए से और बी से इक्विडिस्टेंट होगा। जब भी पॉइंट्स होते हैं तो हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लाइन बाइसेक्टर आ रही है यहाँ पर। सेकंड सी पार्ट के लिए, नाउ कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी ए एंड बी ए, तो सी ए ये लाइन होगी और बी ए, यानी कि जब दो लाइन है, जब दो लाइन की हम पॉइंट लेंगे कि उसका लोकस ऑफ ऑल पॉइंट जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, तो वो उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो ऑलरेडी हमने 75 का एंगल तो बनाया ही हुआ है, और यहां पर एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, यहां रख के आंख, यहां रख के आंख, दोनों एंगल्स के कॉर्नर से आपने आंख ली और इस आंख को भी आप सीधा आगे तक ले जाएंगे। तो ये जो लाइन आएगी इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों लाइंस से इक्विडिस्टेंट होंगे, तो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब इसको हम नाम दे देते हैं कोई, ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा लिखने के लिए। मान लेते हैं हमने ए एफ ले ली, जो ये वाला पॉइंट आया है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये था ए बी सी तक है, तो दिस इज डी ई, तो डी ई इज हमारा सी पार्ट का आंसर एंड ए एफ इज हमारा डी पार्ट का आंसर। नाउ मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लोसाई एस पी, जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम देना है कि दिस इज अवर पी पॉइंट, जहां ये दोनों लोकस मिल रहे हैं। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ सी पी, बस अब आपको लास्ट स्टेप करना है, सी से पी तक की लेंथ को आपने मेजर करना है। तो अगर आप स्केल रख के सीधा इसको मेजर करेंगे, दिस इज सी पी, तो सी पी का आंसर
रेडियस 4.5 है तो इसके काफी क्लोज ही आएगा। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली मेयर करने पर 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है। जहां हमने सर्कल का सेंटर पहले लिया था बिल्कुल उसके थोड़ा सा ही पास मतलब टच कर रहा है। यहाँ था ना सर्कल का रेडियस, देख लो यहाँ से ये, तो कितना डिफरेंस होगा, तो 4.9 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर है। बाकी 1 पॉइंट का लेके चलते हैं हम, टॉलरेंस के ऊपर नीचे होने पे भी स्टूडेंट को मार्क मिल जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको पूरा 5 भी लिख दिया तो भी उसको मार्क मिलेंगे। With this, I conclude my today's video in which I have covered all the section A questions. I will make another video for section B. If you like the solutions given by me, आपके लिए इतनी मेहनत करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। हालांकि आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर के, बट कई स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि वो पॉइंट्स कैसे हुए हैं। तो मैं सारे स्टेप्स आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू वॉच सेक्शन B also. Thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.